नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास में हम बात कर रहे थे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब का भाग 1 आपके बीच प्रदर्शित किया जा चुका है और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब भाग 2। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे औरंगज़ेब के दक्षिण अभियानों के बारे में। इसके अलावा औरंगज़ेब के मराठों के साथ संबंधों के बारे में। इसके अतिरिक्त औरंगज़ेब के द्वारा जो राजपूतों के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तथा औरंगज़ेब के शासनकाल में होने वाले प्रमुख विद्रोहों की आपके बीच जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है औरंगज़ेब का दक्षिणी अभियान व नीति। औरंगज़ेब 1636 से 44 तक लगातार 8 वर्ष तक दक्षिण का सूबेदार रहा। अब देखिए साथियों, प्रश्न आता है दक्षिणी सूबे की मुगलों की राजधानी क्या थी। तो दक्षिणी प्रांतों की मुगलों की जो राजधानी थी वो थी औरंगाबाद। औरंगज़ेब को दक्षिण की स्थिति की अच्छी जानकारी थी। औरंगज़ेब दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर देना चाहता था। तो देखिए साथियों, औरंगज़ेब जब दक्षिण का सूबेदार था तो दक्षिणी भारत में 2 मुस्लिम राज्य थे जो स्वतंत्र थे, वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगज़ेब ये जानता था कि मराठा शक्ति को समाप्त करने के लिए बीजापुर गोलकुंडा को समाप्त करना जरूरी है। अब देखिए, प्रश्न बनता है यहाँ से परीक्षाओं में। सबसे पहला है बीजापुर विजय। औरंगज़ेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। तो देखिए, दिलेर खां, ये आपको ध्यान में रखना है कि औरंगज़ेब ने शासक बनने के पश्चात दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो वो किया था दिलेर खां को। दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को आत्मसमर्पण की संधि करने हेतु सहमत किया। तो बीजापुर के सुल्तान का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कौन थे? सिकंदर आदिल शाह। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था औरंगज़ेब के द्वारा? दिलेर खां को। और यही दिलेर खां जो था वो बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी ओर इसने मिला लिया और बीजापुर के सुल्तान को आदिल शाह को आत्मसमर्पण की संधि करने के लिए सहमत कर लिया। सितंबर 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगज़ेब ने बीजापुर के सुल्तान को खान का पद व 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रदान की। तो बीजापुर का जो सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह, उसको औरंगज़ेब ने खान की उपाधि दी थी और 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना शुरू किया। इसके अतिरिक्त सिकंदर आदिल शाह की बहन शहर बानू का विवाह औरंगज़ेब ने अपने पुत्र शहजादा आजम से किया। इसके अलावा क्या हुआ था साथियों, आदिल शाह की जो बहन थी शहर बानू, इसका जो विवाह है वो औरंगज़ेब के पुत्र शहजादा आजम से संपन्न हुआ। दूसरा है गोलकुंडा विजय। औरंगज़ेब ने 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए, वर्षों का प्रश्न आ जाता है। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1686 में मिलाया और गोलकुंडा को 1687 में। अब्दुल्ला गनी, ये देखिए साथियों, आपको ध्यान में रखना है। ये व्यक्ति कौन था? अब्दुल्ला गनी नामक अफगान के विश्वासघात से आसानी से गोलकुंडा पर औरंगज़ेब ने फतेह प्राप्त कर ली। तो क्या किया था इस अब्दुल्ला गनी ने? इसने गोलकुंडा किले का फाटक खोल दिया था जिससे मुगल सेना ने आसानी से गोलकुंडा पर फतेह हासिल कर ली। अब आपको ध्यान में रखना है
कि इस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो गोलकुंडा का जो शासक था वो था अबुल हसन कुतुब शाह। जैसे हमने इससे पहले बीजापुर के शासक की बात की थी सिकंदर आदिल शाह, ये परीक्षाओं में आता है, इसी तरह से आ सकता है गोलकुंडा अभियान के समय यहाँ का शासक कौन था, तो वो था अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने इसे बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया और दक्षिण में स्थित गोलकुंडा जो स्थान है वो बड़े हीरों की बिक्री का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में आता है बड़े हीरों की बिक्री का विश्व प्रसिद्ध केंद्र मुगल काल में कौन सा था, तो वो था दक्षिण में गोलकुंडा। अगला बिंदु हम लेंगे औरंगजेब तथा मराठे। अब देखिए औरंगजेब तथा मराठों से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी मैंने पॉइंटों में आपके बीच प्रदर्शित की है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनमें से प्रश्न बनता है। सबसे पहला बिंदु है दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा में शासकों ने अपनी सेना में मराठों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो 3 रियासतें थी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन रियासतों के शासकों ने जो है वो धीरे धीरे अपनी सेना में मराठों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा बिंदु है मुगलों का मराठों के साथ पहला स्वतंत्र रूप से संघर्ष 1657 में उस समय हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर व जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। यह आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो है मुगलों और मराठों के मध्य स्वतंत्र संघर्ष कब हुआ था, तो ये 1657 में हुआ था। कब हुआ? जब शिवाजी ने अहमदनगर व जुन्नार के किले पर आक्रमण कर दिया था। तीसरा बिंदु है औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध लड़ा। तो मराठों की 4 कौन सी पीढ़ियों ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो ये क्रम से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला है शिवाजी 1640 से 1680। दूसरा है संभाजी, ये इनके पुत्र थे, 1680 से 1689। तीसरा राजाराम 1679 से 89 से 1700। और चौथा है ताराबाई, ये राजाराम की विधवा थी, 1700 से 1707, क्योंकि 1707 में आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला बिंदु है 1660 में दक्षिण में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने शिवाजी पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर, चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण में मुगल सूबेदार जिसने शिवाजी पर आक्रमण किया था तो वो था शाइस्ता खां। अगला है 1663 में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर चुपके से आक्रमण कर दिया। इस दौरान शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं आपके बीच विस्तार से लेकर आऊँगा जब हम पढ़ेंगे शिवाजी। यहाँ आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि 1660 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने शिवाजी पर आक्रमण किया था और 3 वर्ष बाद 1663 में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर चुपके से आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। अब देखिए इसके बाद में 1664 में अगले वर्ष शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर सूरत को लूटा और मुगल फौजदार इनायत खां भाग गया। तो ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं कि शिवाजी के द्वारा सूरत पर आक्रमण करके सूरत को कब लूटा गया, तो 1664 में लूटा गया था। और उस समय मुगल फौजदार कौन था, तो वो था इनायत खां, जो शिवाजी से डरकर भाग गया था। अब है 1665 में औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने हेतु भेजा। तो आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, इनको भेजा था शिवाजी का दमन करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1665 में। जयसिंह ने 22 जून 1665 को शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। तो देखिए साथियों, इस पुरंदर की संधि के बारे में हम शिवाजी टॉपिक में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। यहाँ उपयोगी जानकारी केवल यही है कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई, तो ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। और कब हुई थी, तो ये तिथि आपको याद होनी चाहिए, 22 जून 1665 को। अगला है औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान में रखनी है, किस मुगल बादशाह ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी,
औरंगजेब ने। पुरंदर संधि के दौरान फ्रांस के जो डॉक्टर थे बर्नियर भी उपस्थित थे। तो पुरंदर संधि जो 1665 में हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, इस संधि के दौरान फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर उपस्थित थे। 1666 में शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में भी उपस्थित हुआ। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में नजरबंद रखा गया, परंतु वे चकमा देकर वहां से भाग गए। शिवाजी का पुत्र संभाजी, तो शिवाजी का पुत्र था संभाजी। संभाजी भी संगमेश्वर युद्ध के पश्चात 1689 में मुगलों के द्वारा पकड़े गए। फरवरी 1689 में मुगल अमीर मुकर्रब खान ने संभाजी को संगमेश्वर स्थान पर पकड़ा। तो ये प्रश्न आता है कि किसके द्वारा संभाजी को पकड़ा गया था? तो मुगल अमीर मुकर्रब खान के द्वारा। औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे संभाजी ने अस्वीकार किया। तो संभाजी के सामने औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा था कि अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसे काफ़ी लाभ दिए जाएंगे, लेकिन संभाजी ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी तथा उनके कान्य कुब्ज के ब्राह्मण मंत्री कवि कलश को यातना देकर मार डाला। तो ये जो संभाजी के ब्राह्मण मंत्री थे कवि कलश, ये भी परीक्षाओं में आता है, इनको औरंगजेब ने यातना देकर मार डाला। तो संभाजी को भी मार डाला और इनके मंत्री कवि कलश को भी मार डाला। संभाजी की पत्नी थी येशुबाई तथा पुत्र था साहू। इन दोनों को जो है औरंगजेब ने रायगढ़ के किले में कैद कर लिया। संभाजी व औरंगजेब के मध्य शत्रुता का प्रमुख कारण, देखिए साथियों, संभाजी व औरंगजेब के मध्य शत्रुता का प्रमुख कारण था कि संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था उसके पुत्र अकबर ने, और इस अकबर को जो है वो संभाजी ने शरण दी थी। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक हुआ। इसके शासनकाल में प्रांतों या सूबों की संख्या 21 थी। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है कि औरंगजेब के काल में मुगल सूबों की कुल संख्या थी। तो इससे पहले मुगल सूबों की जो संख्या थी साथियों वो 19 थी, लेकिन इसने बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लिया, तो सूबों की संख्या हो गई 21। औरंगजेब 1682 से मृत्यु पर्यंत 1707 तक दक्षिण में ही रहा। तो 1682 से 1707 तक लगातार जो है औरंगजेब जो है वो कहाँ रहा था? दक्षिण में। और दक्षिणी भारत ही जो है वो औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध भी हुआ। ये कथन आपको ध्यान में रखिए, जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, वैसे ही दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। तो इसमें प्रश्न आ जाता है कि जैसे स्पेन के नासूर ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने किससे बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने 25 वर्षों के दक्षिण अभियान के दौरान अपने योग्य सेनापति, सैनिक व अपार धन खोया। तो दक्षिण अभियान के दौरान इसने अपने काफ़ी योग्य सेनापतियों को गंवाया, काफ़ी सैनिक भी मारे गए और बहुत सारा धन भी जो है इसने गंवाया। इससे मुगल साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति थी और जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था थी, वो लगातार कमजोर होती गई। दक्षिण के विद्रोहों का दमन करते हुए तथा मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 3 मार्च 1707 को मृत्यु हुई थी। मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए अहमदनगर के पास इसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में फकीर बुरहानुद्दीन, जिन्हें कहा जाता है शेख जैनुल हक, की मज़ार के पास दफनाया गया। तो देखिए साथियों, इनकी जो मृत्यु हुई थी औरंगजेब की वो अहमदनगर में हुई थी। इनको दफनाया गया था खुलदाबाद में। और कहाँ दफनाया गया था? फकीर बुरहानुद्दीन की मज़ार के समीप। मुगल काल में, औरंगजेब के काल में सबसे विशाल तथा कुशल तोपखाना था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस मुगल बादशाह के काल में सबसे विशाल तथा कुशल तोपखाना था, तो वो था औरंगजेब के पास। अब देखिए प्रश्न आता है, गंज ए सवाई क्या है? तो गंज ए सवाई जो है
ये युद्ध जलपोत का नाम है। औरंगजेब के पास यह जलपोत था। यह जलपोत 80 तोपों तथा 400 तोड़ीदार बंदूकों से सुसज्जित था। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है। गंजे सवाई क्या है? तो ये औरंगजेब के पास स्थित जलपोत था। अब देखिए साथियों, इटली का वैद्य गमेली करेरी औरंगजेब के काल में भारत आया था। तो गमेली करेरी जो था वो वैद्य था इटली का, और ये औरंगजेब के काल में भारत आया था। 1695 में ये औरंगजेब से मिला था और इसने औरंगजेब के अंतिम वर्षों का सुंदर वर्णन किया है। अगला बिंदु हम लेंगे औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। कौन कौन से विद्रोह जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। तो पहला है जाटों का विद्रोह। तो जाटों का जो विद्रोह है वो चला था 1669 से 1756 तक। हर बात, हर पॉइंट आप अच्छी तरह समझते चलिए, इन्हीं में से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। औरंगजेब के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह मथुरा, आगरा तथा दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने किया था। तो सबसे पहला संगठित विद्रोह जो औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था वो जाटों के द्वारा किया गया था। और ये जाट कहाँ बसे थे? मथुरा, आगरा तथा दिल्ली के समीप। जाटों ने आर्थिक कारणों से विद्रोह किया था। अगर विद्रोह का कारण पूछ लिया जाए तो कारण था आर्थिक कारण। जाटों ने जो विद्रोह किया था उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो मुख्यतया जमींदारों ने किया था। और कौन कौन शामिल थे इसमें विद्रोह करने वालों में? इनमें गोकुल, राजाराम और चूड़ामन प्रमुख थे। जाट विद्रोह में अधिकांश जो लोग थे वो थे किसान। सारी बातें आप अच्छी तरह समझते चलिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जाट विद्रोह को सतनामियों ने भी समर्थन दिया। तो सतनामियों ने जो है वो जाट विद्रोहियों को समर्थन दिया था। अब देखिए, शुरुआत करते हैं कि जाट विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1669 में हुई थी। मथुरा के पास तिलपत के जाट जमींदार थे गोकुला। तो मथुरा के समीप तिलपत के जाट जमींदार गोकुला ने जो है वो जाट विद्रोह की शुरुआत की थी 1669 में। 1670 में तिलपत के युद्ध में जाटों की हार हुई तथा मुगल फौजदार हसन अली खां ने गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। तो मुगल फौजदार थे हसन अली खां, जिन्होंने गोकुला को जो है वो बंदी बनाकर मार डाला। अब देखिए, गोकुला के पश्चात जो ये जाटों का विद्रोह है वो किसने कंटिन्यू रखा? तो 1685 में जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने और अधिक संगठित रूप से दूसरा विद्रोह किया। इस बार जाटों ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी विद्रोह में? वो थी छापामार युद्ध पद्धति। अब देखिए, विशेष बात है, जाट नेता राजाराम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। इसको जो है वो जाट नेता राजाराम के द्वारा लूटा गया था तथा अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर उन्हें राजाराम ने जला दिया। 1688 में अकबर के पोते बीदर बख्श व आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजाराम को हराया। तो अकबर के पोते बीदर बख्श और आमेर के शासक बिशन सिंह ने राजाराम को पराजित किया था 1688 में। 1688 में राजाराम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रखा। तो जाटों का जो विद्रोह है वो औरंगजेब की मृत्यु तक किसने जारी रखा था? तो वो रखा था राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने। शुरुआत किसने की थी विद्रोह की? तो गोकुला ने की थी। उसके बाद में राजाराम ने इसको जारी रखा और औरंगजेब की मृत्यु तक किसने जारी रखा? चूड़ामन ने। चूड़ामन ने भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। अब देखिए, वास्तविक जाट शक्ति को चूड़ामन के भाई भाव सिंह के पुत्र बदन सिंह ने एकत्रित किया। तो वास्तविक जाट शक्ति को एकत्रित करने का जो श्रेय दिया जाता है
वो दिया जाता है चूड़ामन के भाई भाव सिंह का पुत्र था बदन सिंह को। 7 जून 1756 को बदन सिंह की मृत्यु के बाद इसका दत्तक पुत्र सूरजमल उत्तराधिकारी बना। यह आपको ध्यान में रखना है, बदन सिंह की मृत्यु के पश्चात इसका दत्तक पुत्र सूरजमल जो था वो उत्तराधिकारी बना। और सूरजमल को 2 उपनाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आता है। एक तो कहा जाता है जाट जाति का प्लेटो, या फिर आ जाता है राजकुमार या अफलातून, और एक आता है जाट यूलिसिस। तो जाट जाति का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है और जाट यूलिसिस किसको कहा जाता है, ये भी सूरजमल को कहा जाता है। अब जाट विद्रोह के बाद में दूसरा विद्रोह की बात करेंगे साथियों हम, सतनामी विद्रोह। 1672 में नारनौल हरियाणा स्थान पर वीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों व मुगलों के बीच युद्ध हुआ। तो वीरभान के नेतृत्व में जो है सतनामी किसानों व मुगलों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब देखिए ये सतनामी कौन थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये जो सतनामी थे ये वैरागियों का एक धार्मिक पंथ था। इसकी स्थापना हुई थी 1657 में नारनौल हरियाणा में। सतनामी शुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा के अनुयायी थे। ये मूलतः कबीर की परंपरा में विश्वास करते थे। ये रैदास व दादू जैसे संतों को अपना गुरु मानते थे। सतनामी अधिकतर किसान, मजदूर, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। और ये लोग जो हैं वो बालों को मुंडा कर रखते थे। बालों को मुंड कर रखने के कारण इनको मुंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए साथियों, सतनामी विद्रोह जो था, इस विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी व मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े के कारण हुई थी। सतनामी विद्रोह में राजपूत सैनिकों ने मुगलों का साथ दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है। इस सतनामी विद्रोह में राजपूत सैनिक जो थे वो पूरी तरह से मुगलों के समर्थन में आ गए थे। तीसरा विद्रोह है जाट विद्रोह और सतनामी विद्रोह के बाद बुंदेला विद्रोह। मुगलों तथा बुंदेलों के मध्य पहला संघर्ष मधुकर शाह के समय हुआ। तो मुगलों और बुंदेलों के मध्य पहला जो संघर्ष हुआ था वो मधुकर शाह के समय हुआ था। अब देखिए साथियों, प्रश्न आता है बुंदेलों की राजधानी। तो बुंदेलों की राजधानी थी ओरछा। यह ध्यान में रखना है आपको। 1602 में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अबुल फजल की हत्या 1602 में की गई थी। जहांगीर के कहने पर किसने की थी? बुंदेला के शासक वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला के दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि था केशव। यह भी परीक्षाओं में आ चुका है। वीर सिंह बुंदेला का प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो वो था केशव। अब देखिए, ओरछा का शासक था चंपत राय। ओरछा के शासक चंपत राय उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के साथ था। चंपत राय ने 1661 में विद्रोह कर दिया तथा पराजित होकर इसने आत्महत्या कर ली थी। चंपत राय के पश्चात इसका पुत्र छत्रसाल जो है उसने ये विद्रोह जारी रखा। यद्यपि छत्रसाल ने पुरंदर संधि तथा बीजापुर के घेरे के दौरान मुगलों की सहायता की थी। 1705 में छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि कर ली तथा औरंगजेब ने इसको 4000 का मनसब तथा राजा घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया तथा 1731 में छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों ने बुंदेलखंड राज्य को आपस में बांट लिया। अगला विद्रोह है अफगान विद्रोह। 1667 में भागू नामक एक यूसुफ जाही सरदार ने मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर स्वयं को उसका वजीर घोषित कर दिया। वह अफगान विद्रोह की शुरुआत हो गई। मुगल सूबेदार अमीर खान ने विद्रोह कुचल दिया। तो अफगान विद्रोह जो है वो किसके द्वारा कुचला गया था? मुगल सूबेदार अमीर खान के द्वारा। अफगान विद्रोह को रोशनिया नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की थी। तो रोशनिया संप्रदाय जो था उसने इस अफगान विद्रोह को जो है वो पृष्ठभूमि प्रदान की थी। 1672 में अफरीदी सरदार अकमल खान ने पुनः विद्रोह किया तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के भी चलवाए।
1675 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर विद्रोह का दमन किया तथा कूटनीति के द्वारा अफगानों की एकता को तोड़ दिया। अगला है शहजादा अकबर का विद्रोह। तो शहजादा अकबर जो है ये औरंगजेब का पुत्र था। देखिए इसने क्या किया। मेवाड़ तथा मारवाड़ से संबंधित रहे वीर राजपूत दुर्गादास राठौड़, ये आप जानते हैं मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से 1681 में शहजादा अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से जो है वो शहजादा अकबर ने 1681 में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया तथा औरंगजेब की सेना पर अजमेर के निकट आक्रमण किया। औरंगजेब की सेना से पराजित होकर अकबर दक्षिण में संभाजी की शरण में चला गया। ये हमने पहले पढ़ भी लिया है कि अकबर जो है वो पराजित होने के बाद संभाजी की शरण में चला गया। इसी के कारण जो है वो संभाजी और औरंगजेब के मध्य शत्रुता उत्पन्न हो गई और संभाजी और इनके जो कवि थे कलश, उन दोनों को जो है वो औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। तो संभाजी की शरण में चला गया अकबर तथा बाद में फारस चला गया तथा यहीं पर शहजादा अकबर की जो है 1706 में मृत्यु हो गई। अब देखिए साथियों, औरंगजेब की पुत्री जेबू निशा शहजादा अकबर के साथ पत्र व्यवहार करती थी, अतः औरंगजेब ने इसे निर्वासित करके दिल्ली निर्वासित कर दिया। दिल्ली में जेबू निशा ने एक पुस्तकालय बैतुल उलम की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है कि बैत उल उलम क्या है। तो ये दिल्ली में स्थित पुस्तकालय था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी औरंगजेब की पुत्री जेबू निशा ने। अगला विद्रोह है सिख विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ सबसे अंत में विद्रोह किन लोगों ने किया था? सिखों ने किया था सबसे अंत में विद्रोह। यह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारण से हुआ। यह आपको ध्यान में रखनी है कि औरंगजेब के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह जिसका कारण धार्मिक कारण था तो वो था सिख विद्रोह। औरंगजेब ने 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर, यह आपको ध्यान में रखना है, 1675 में औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु हुए हैं तेग बहादुर को इस कारण से मृत्युदंड दे दिया कि उसने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। इस घटना के साथ ही सिख विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो सिख विद्रोह का जो कारण था वो था धार्मिक कारण। और 9वां सिख गुरु जो था वो कौन था? तेग बहादुर। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो 10वें गुरु और अंतिम गुरु रहे हैं। और पहले कौन थे? तो वो थे गुरु नानक। जहां दिल्ली में तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया वहां गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। तो तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो वो दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का तेग बहादुर ने विरोध किया था और इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख विद्रोह जारी रखा तथा इन्होंने मखोवल के निकट आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था आनंदपुर में। गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया? तो वो था गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। और उसका नाम जो है वो क्या रखा? खालसा। खालसा की स्थापना जो है वो की गई थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 1704 में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा नामक फारसी पत्रों का संकलन भेजा था। तो ये जफरनामा पूछा जाता है। जफरनामा क्या है? तो जफरनामा जो है वो फारसी पत्रों का संकलन था जो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास भेजा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी। सहायता देने हेतु गोविंद सिंह दक्षिण गए, जहां गोदावरी नदी के किनारे नादिर नामक स्थान पर एक अफगान ने उन्हें चाकू से जख्मी कर दिया तथा 2 माह पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने अपना अंत समय निकट जानकर 7 अक्टूबर 1708 को अपना शरीर चिता को सौंप दिया। अब देखिए विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो अपनी एक पत्नी
के प्रति ही समर्पित रहा। मतलब एक ही पत्नी के प्रति समर्पित रहने वाला एकमात्र मुगल बादशाह था औरंगजेब। इसने रसपान बेगम, जो प्रसिद्ध रही हैं रबिया दुर्रानी के नाम से, के साथ विवाह किया। तो रबिया दुर्रानी आता ज़्यादातर परीक्षाओं में साथियों, लेकिन वास्तविक नाम जो था इसका वो था रसपान बेगम। इसके साथ औरंगजेब ने विवाह किया था तथा औरंगजेब ने इसकी याद में दौलताबाद के निकट बीबी का मकबरा भी बनवाया था। तो बीबी का मकबरा जो है वो किसको समर्पित है? तो वो समर्पित है रसपान बेगम या दरिया रबिया दुर्रानी को। और किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ स्थित है? दौलताबाद के निकट ये स्थित है। अब देखिए साथियों, अगला बिंदु है औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब ने अकबर के समय से चली आ रही राजपूत नीति में परिवर्तन किया तथा राजपूतों की सहानुभूति व समर्थन को खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ थे। औरंगजेब द्वारा नीति परिवर्तन का कारण, तो औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति जो नीति परिवर्तित की उसके क्या कारण थे? तो ये दो कारण आपको ध्यान में रखने हैं। औरंगजेब की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और राजपूतों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने की औरंगजेब की चाहत। अगला है औरंगजेब के समय आमेर का शासक कौन था? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह। इसी तरह से मेवाड़ का शासक पूछ लिया जाए औरंगजेब के समय तो वो था महाराणा राज सिंह। इसी तरह से औरंगजेब के समय मारवाड़ का शासक पूछा जाता है तो उत्तर आ जाएगा जसवंत सिंह। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का शासनकाल जो है वो 1658 से 78 रहा था। साथियों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मारवाड़ का इतिहास भाग 1 मैं आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूं। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, अपन एक युद्ध की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, धर्मत युद्ध। वैसे हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, उत्तराधिकार युद्धों में ये युद्ध था धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को ये युद्ध लड़ा गया था। मध्य प्रदेश में गंभीरी नदी के तट पर औरंगजेब ने दारा शिको व जसवंत सिंह की संयुक्त सेना को इस युद्ध में हराया था। बर्नियर, मनुची, खफी खां तथा श्यामल दास के अनुसार जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध स्थल से 19 अप्रैल 1658 को जोधपुर पहुंचे तो उनकी उदयपुरी रानी महारानी महामाया ने किले के द्वार बंद करवा दिए और ये कहलवाया कि राजपूत युद्ध में या तो विजयी होते हैं या वहीं मर मिटते हैं। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है, जो जसवंत सिंह की रानी महामाया ने बोला था कि राजपूत जो हैं वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, ऐसे युद्ध भूमि से भागकर नहीं आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, धर्मत युद्ध के बाद की कहानी है ये। अगला है दोराई का युद्ध। ये 1659 में लड़ा गया था। अगले वर्ष अजमेर के समीप पड़ता है ये दोराई। और धर्मत कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के समीप पड़ता है। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, धर्मत कहाँ स्थित है, दोराई कहाँ है? तो दोराई है अजमेर में, अजमेर के समीप। तो अजमेर के समीप लड़े गए इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया तथा 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1678 में जमरूद के युद्ध, तो ये जो जमरूद स्थान है ये अफगानिस्तान में है साथियों। तो 1678 में जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को शासक न बनाकर जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को शासक बनाना चाहा। तो कायदे से तो जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह जो था वही शासक का दावेदार था और वो एकदम छोटा शिशु ही था उस समय। और अजीत सिंह को शासक न बनाकर जसवंत सिंह का बड़ा भाई जो अमर सिंह था उसके पोते इंद्र सिंह को औरंगजेब जो है वो मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था। लेकिन इसके जवाब में राठौड़ों ने यूलिजिस दुर्गादास राठौड़, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ने जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजीत सिंह को शासक बनाने हेतु औरंगजेब से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा। मतलब दुर्गादास राठौड़ ने
औरंगजेब के पुत्र औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाने के लिए लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया, 1679 से 1709 ईस्वी तक। तो 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। इसके बाद भी 2 साल तक इसने संघर्ष किया और लास्ट में जो है दुर्गादास राठौड़ की विजय हुई, अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनाया गया। तो इसी वजह से दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति माना गया है। 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार भी कर लिया। मुगलों के साथ मारवाड़ के इस युद्ध में मेवाड़ रियासत ने बूंदी के दुर्जनहाड़ा ने सहायता की। तो मुगलों के साथ मारवाड़ के इस युद्ध में मेवाड़ रियासत ने बूंदी के दुर्जनहाड़ा से सहायता प्राप्त की थी और अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ शासक राज सिंह भी औरंगजेब का विरोधी था। तो औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह था, हम पढ़ चुके हैं। राजपूतों ने जजिया कर लगाने का विरोध राज सिंह के नेतृत्व में ही किया था। तो राजपूतों ने जजिया कर जो औरंगजेब ने लगा दिया था वापस, इसका विरोध किसके नेतृत्व में किया था? तो महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में किया था। और इसका जो वर्णन है कि राजपूतों ने राज सिंह के नेतृत्व में जजिया कर का विरोध किया, इसका वर्णन किया है इटली यात्री मनुची ने। राज सिंह के पुत्र जयसिंह ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को बगावत करने में मदद की थी। अब देखिए विशेष बात है, 24 जून 1681 को मेवाड़ महाराणा जयसिंह तथा औरंगजेब के बीच संधि हुई। इसके तहत औरंगजेब ने मेवाड़ पर जजिया की एवज में मादलपुर तथा बेदनौर के परगने ले लिए। और आखिरी है जाजऊ का युद्ध। तो जाजऊ का युद्ध भी कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। 8 जून 1707 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके 2 पुत्रों मुअज्जम तथा आजम के मध्य जाजऊ का युद्ध लड़ा गया था। आमेर शासक जयसिंह द्वितीय ने आजम का साथ दिया, परंतु विजय किसकी हुई? मुअज्जम की हुई तथा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था मुअज्जम। किस नाम से शासक बना? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। मुअज्जम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया, या एक नाम और भी आ सकता है इस्लामाबाद। आपको ये ध्यान में रखना है मोमिनाबाद। मुअज्जम ने शासक बनने के पश्चात आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? मोमिनाबाद रख दिया। तो ये है साथियों मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में भाग 1 और भाग 2। ये दोनों भाग अगर आपने देख लिए हैं तो औरंगजेब के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपके गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। साथियों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नियमित रूप से हर बुधवार तथा शनिवार को मेरे द्वारा सुबह 9 बजे प्रदर्शित होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।